अब जो भी है, एनीवे तो ये है आपके लिए आज का दमदार एक्शन लिस्टिंग का। आइए बढ़ते हैं आगे और एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स के दो दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वक्त है SPL मिड कैप स्टॉक्स का। विकास सेठी साहब, मेहुल कोठारी साहब से करते हैं मुलाकात। कोठारी साहब और सेठी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। SPL की शुरुआत करते हैं। मेहुल जी आप करिए, बताएं सर आज की आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, एक छोटा सा अपडेट है। लास्ट वीक जो हमने 3 स्टॉक्स कवर किए थे उसका अपडेट मुझे देना है। जो SPL में हमने कवर किया था बोरोसिल रिन्यूएबल्स 520 पर, उसका टारगेट 600 का था जो कि आ गया है टारगेट। दूसरा जो हमने स्पिक दैट इज सदर्न पेट्रो कवर किया था 86 पर 105 के टारगेट के लिए, वो 99 पर चल रहा है तो उसको होल्ड करना है, टारगेट के बहुत ही नजदीक है। तीसरा जो रेनू का हमने 46 के करीब कवर किया था वो आज 6% अप है, 51 के आसपास है, तकरीबन 55 के आसपास का टारगेट है तो इसको भी होल्ड कीजिए। तीनों ही स्टॉक्स चले हैं। आज का जो हमारा लॉन्ग टर्म पिक है वो है JSW इंफ्रा। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, आज ही हमने इसकी एक रिपोर्ट रिलीज की है। काउंटर बाई करना है 207 के स्टॉप लॉस से, अपसाइड टारगेट रहेगा 290। इसको 238 से 230 के रेंज में धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कीजिए क्योंकि थोड़ा लंबा टारगेट है और टाइम फ्रेम भी ज्यादा है। न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, सो लॉन्गर डिग्री चार्ट तो नहीं है, बट शॉर्ट टर्म चार्ट में हमने देखा कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, अलोंग विद उसको मल्टीपल सपोर्ट से 210 पर, ऑल्सो 50 डेमा जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है उस पे सपोर्ट लेके काउंटर घुमा और ये फिर ब्रेकआउट आया है। सो 290 के टारगेट के लिए JSW इंफ्रा रहेगा आज का हमारा लॉन्ग टर्म पैक। और JSW इंफ्रा, मेहुल जी बात करते करते इस पर खबर भी आ रही है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ इन्होंने एक करार भी साइन किया है, लेटर ऑफ इंटेंट इन्हें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बेसिकली मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से इन्हें मिलते हुए दिखा है। ये आपके लिए खबर भी आती हुई दिख रही है। कुछ डिटेल्स भी इसकी निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली इम्पैक्ट होगा, बट JNPT से इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ये खबर आ रही है JSW इंफ्रा के लिए। और स्टॉक भी आपको एक्शन में दिख रहा है, 3-3.25% ऊपर इस समय काउंटर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक सेठी साहब ने भी रिसेंटली इस काउंटर को रेकमेंड भी किया था, उनके भी पसंद में है और स्टॉक भी अच्छी दौड़ लगा रही है खबर आने के बाद। एक बार सेठी साहब से अपडेट भी लें। सेठी साहब आपकी लॉन्ग टर्म पिक भी लेते हैं, बट मेहुल जी ने अभी बात भी करी है, स्टॉक भी एक्शन में है और खबर के दम पर थोड़ा और मूव भी दिखा रहा है JSW इंफ्रा। सर बिल्कुल, पहले तो थोड़ा मेरा आज गला खराब है तो प्लीज बेयर विद मी। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। और ये जो JSW इंफ्रा की बातें हो रही है, थैंक यू रिमेम्बर्ड दिस। ये मैंने एक तो बजट के दिन भी मेरी पिक थी और बाद में मैंने एज अ शॉर्ट टर्म पिक 212 के लेवल्स पे दिया हुआ है लास्ट वीक ही, तो वहां से 30 रुपए ऊपर है, मतलब बहुत अच्छे अपसाइड इसने ऑलरेडी बताए हैं। और बाकी यहाँ से भी मैं बहुत बुलिश हूँ और मैंने जब अडानी पोर्ट्स में या पोर्ट्स के बारे में बजट पे बातें हो रही थी तब इसके बारे में डिटेल्स में बताया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है, फिर UAE में भी इनके पोर्ट्स हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता लगता है। तो जो मेहुल जी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स है वो मुझे लगता है बहुत जल्दी आने चाहिए, तो डेफिनेटली गुड स्टॉक एंड इवन एट द करंट लेवल्स डिस्पाइट द प्रॉफिट्स इसको होल्ड करना चाहिए। और जहां तक मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो भी एक बहुत ही दमदार स्टॉक है। स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो अभी 4375 के लेवल्स पे है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग, ये तीनों सेक्टर को कैटर करती है। कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है ये और कुछ प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है ये। फिर इन्होंने वेयर हाउसिंग के लिए स्टोरेज सॉल्यूशंस का जो सेगमेंट है उसमें भी फोरे किया है, वहां पे अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी इन्होंने काफी सीरियसली फोरे किया, हाल ही में एक कंपनी को भी एक्वायर किया है। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। FIS भी अच्छी खासी 30% की हिस्सेदारी रखते हैं और ये स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर करंट लेवल्स पे एक सेफ बेट है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए और इसमें मेरा 9 से 12 महीने का टारगेट है 5500 रुपए का। ओके, क्राफ्ट्समैन ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है और 5500 रुपए के लॉन्ग टर्म लक्ष्य के लिए ये है करनी खरीदारी। आपको लगता है बहुत शादी वादियों में जाके आए सेठी साहब शादी वादियों में गए और बहुत कुछ खाया पिया हो तो खाली ऐसे गर्दन की बोलना मत, आप आपके गले में बड़ा दर्द है, खाली ऐसे हिला देना गर्दन बोस मैं समझ गया सर, आप वेरी नाइस। बातें अनिल जी जी तो अभी बता रहा था ना, इसका जो प्यार मिलता है लोगों से,
तो एक जब आपके संगीत चल रहा है, दो संगीत हो और उसके दौरान भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बातें करते हो, तो उससे अनिल जी ये जो गला है वो बैठ गया है। ओके, चलिए आप भी जल्दी से जैन साहब की जैसी आपकी भी आवाज हो जाए। आज तो जैन साहब गजब फॉर्म में थे। आज सुबह हाँ, मतलब ऐसा ऑडियो तो हमने जैन साहब का सब रेडी कर, हमने मतलब बोल दिया ना पहले जैन साहब को ऑडियो लंबे लंबे समय में नहीं देखा। तो चलिए, यहाँ पर खरीदारी की राय सिटी साहब की तरफ से क्राफ्ट्समैन ऑटो में आती हुई दिख रही है, और साथ ही JSW इंफ्रा मेहुल जी को आया है पसंद। पावर ग्रिड, ये है स्टॉक आज भरपूर एक्शन में। बर्नस्टीन नाम की FIs का भरोसा यहाँ पर बढ़ा है और उन्होंने बाय रिपोर्ट दी और उसके बाद स्टॉक बहुत जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिखा है। डिटेल्स लेकर तैयार है वरुण हमें बताने के लिए। 3% की मजबूती स्टॉक में आज। वरुण बताइए क्यों? तो अनिल जी, सबसे ज़्यादा ये बेट अगर कहीं कर रहे हैं ना तो केपेक्स साइकिल पे कर रहे हैं। ओके, और जाहिर सी बात है, इस कंपनी का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 80-90% के मार्जिन पे ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं केपेक्स साइकिल जो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है इस कंपनी का, और उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। इनका कहना है कि अगले 2 साल में जो कंसेंसस है उसके मुकाबले 30% ज़्यादा केपेक्स जो है वो ये कंपनी करने वाली है। FY24 में अगर आप देखेंगे तो 8,800 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स ये करने वाली है, लेकिन 2032 तक अगर आप देखेंगे तो 2,07,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स जो है वो ये कंपनी कर सकती है, ये इनका कहना है। काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ से इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो है, बैटरी और स्मार्ट मीटर्स का कारोबार जो है, वहाँ पे काफ़ी बेहतर ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौजूदा एसेट्स और कम लागत वाले डेट से स्टेडी कैश फ्लो जो है वो इस कंपनी के लगातार आते रहेंगे। पावर रेगुलेटर जो है वो भी लगातार अपने रेगुलेशंस में बदलाव करते जा रहे हैं, जिसका बड़ा फायदा जो है आगे चल के पावर ग्रिड को मिल सकता है। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के इनको काफ़ी आकर्षक लगते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो नतीजों में कंपनी के लगातार सुधार देखने मिल रहा है, और खासकर मार्जिन फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी लगातार सुधार देखने मिल रहा है। 86 से 88% के आसपास के मार्जिन हो चुके हैं, और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो एक ज़माने में 3,500 करोड़ रुपए के आसपास होता था, अभी करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुँच चुका है। देश में 45% ट्रांसमिशन पावर ग्रिड अगर आप देखेंगे तो इनके थ्रू ही होता है। इसके अलावा 2.9 लाख पावर ट्रांसमिशन टावर जो है इनके पास है। 77,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक, जिसको ये वर्क इन हैंड कहते हैं, वो इस कंपनी के पास है, और इसमें से भी 70% अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, जो कि आजकल फ्लेवर ऑफ द डे बना हुआ है, फ्लेवर ऑफ द टाइम बना हुआ है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसका फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, इनिशिएट किया है इन्होंने कवरेज 315 के लक्ष्य के लिए, यानी कि यहाँ से भी अच्छे खासे अपसाइड आपको पावर ग्रिड में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए पावर ग्रिड, जहां पर आपको रखनी है नजर और एक्शन में दिख रहा है। इस बीच जरा बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में प्ले होती दिखी है। क्लियर लीडरशिप पिछले 5-7 मिनट से। वैसे भी बैंक निफ्टी थोड़ी लीडरशिप दिखा रहा था, निफ्टी में नरमी थी, बट पिछले 5-7 मिनट का जो बैंक निफ्टी का एक्शन है वो शानदार एक्शन होते हुए दिखा है। एक्सिस, कोटक, ICICI, इन तीनों में खरीदारी आई है। HDFC बैंक का भी सहारा मिल रहा है। अगेन लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स का मूवमेंट काफी अच्छा रहा है, और पिछले 5 मिनट में अच्छी खरीदारी एक्सिस, ICICI, कोटक, HDFC बैंक, इन चारों दिग्गजों से आती हुई दिखी है, और वहां से मूड माहौल काफी आपको अच्छा होते हुए दिख रहा है। ICICI भी अब मोमेंटम में आ रहा है, कोटक बैंक भी अब मूव कर रहा है, करीब 1.5% ऊपर कोटक बैंक भी दिख रहा है। तो पिछले 5-7 मिनट में जो बैंक्स का एक्शन है पूरा का पूरा प्राइवेट बैंक लेड मूव आपको आते हुए दिख रहा है। एक छोटा बैंक भी है जिसमें मूव आ रहे हैं, वो RBL बैंक। एक बार RBL बैंक का भी चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि कुछ देर से ये भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अभी थोड़ा मोमेंटम इसने भी पकड़ा हुआ है। अब थोड़ा फिसल गया है, थोड़ी देर पहले इस पे अच्छी लीडरशिप आ रही थी, बट कोटक बैंक 1750 का लेवल अभी इसने क्रॉस भी किया है। जय, एक बार जरा फ्रेश व्यू दें कोटक बैंक पर, अब थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है इसमें। बिल्कुल दीप, कोटक बैंक की अगर खास मैं बात करूं तो यहाँ पे दीप काफी समय से अगर आप देखें तो जैसे ही कोटक बैंक 1700 के रेंज के आसपास आता है, 1700 के लेवल्स के आसपास, वहां से एक बाउंस देखने मिलता है, और दिस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसे ही देखने मिला है। तो आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 1800 तक के लेवल्स आपको कोटक बैंक में यहाँ से शॉर्ट टर्म में नजर आ सकते हैं। कोटक बैंक जिस पर एक मूव आ रही है। एक एक्सिस बैंक के चार्ट पर भी राय लेते हैं। कल भी थोड़ा एक्शन एक्सिस बैंक ने दिखाया था। वागले साहब, एक्सिस बैंक इस समय कैसे दिखता है, क्योंकि जो अभी मूव आई है उसमें सबसे एक्टिव एक्सिस बैंक रहा है सर? दीपांशु, एक्सिस और ICICI दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में जो वॉल्यूम बिल्टअप चाहिए वो मुझे थोड़ा सा हल्का सा कम दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएंगे, बट वो जो कॉन्फिडेंस एज अ ट्रेडर मुझे चाहिए वो थोड़ा सा हल्का सा कम है। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है,
ये मैं आपके बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एक्सिस बैंक के 1076 पे मैं थोड़ा सा 1070 1068 ये लेवल पे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा 1050 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है आज और कल में ये पहले 1090 दूसरा 1100 के टारगेट तक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय एक्सिस बैंक पर। प्राइवेट सेक्टर बैंक जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं डीपी, इसलिए मैं कह रहा निफ्टी को कोई बचाने को तैयार है और आज ये बचाने का काम बैंक निफ्टी कर रहा है। तो बैंकिंग शेयर आज निफ्टी को गिरने से बचा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर होल्ड करने में कामयाब होता हुआ बैंक निफ्टी। बिल्कुल। आइए बढ़ते आगे, कमोडिटी बाजार के एक्शन पर भी कर लेते हैं फोकस। दी बताइए क्या एक्शन है? करेंसी मार्केट स्टेबल है सर, 3 पैसे मजबूत आपको रुपया दिख रहा है, कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा स्टेबल ही है, तो वहाँ से कोई परेशानी की बात नहीं आ रही है। इनफैक्ट रुपया अगर आप देखें तो 12 फरवरी की ऊंचाई पर है, तो करीब 1 हफ्ते की ऊंचाई पर रुपया आपको इस समय ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में हल्की नरमी है, बट 6500 के ऊपर के लेवल को होल्ड कर रहा है। नेचुरल गैस जो पॉजिटिव खुला था वापस नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, 130 के नीचे फिसला है। सोना एकदम सपाट है, 10 रुपए की मूव भी आपको सोने में इस समय नहीं होती हुई दिख रही है। चांदी में आपको नरमी दिख रही है, कल 2% गिरने के बाद आज सुबह भी करीब 125 रुपए का कट है। और बेस मेटल्स में भी प्रेशर आपको बनते हुए दिख रहा है। जिंक आपका 0.5% नीचे है, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर पे भी आपको कमजोरी दिख रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है। इनफैक्ट नरमी सुस्ती वाला कारोबार ही आपको कमोडिटी बाजार में दिख रहा है। करेंसी मार्केट भी बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है, बट 3 पैसे मजबूत 83 के नीचे आपको रुपया इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। क्यों रुक जाता है गोल्ड, इस पर होने वाली है हमारी खास चर्चा। लंबे समय से सोना अच्छी तेजी के बाद अचानक रुक जाता है और फिर हफ्तों तक कोई एक्शन नहीं होता है। ऑलरेडी 2-3 हफ्तों से हमने देखा है सोना कुछ नहीं कर रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में $2000 के आसपास ही यहाँ पर कारोबार होते रहता है। तो गोल्ड में आखिर चल क्या रहा है, गोल्ड के फंडामेंटल्स में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इस पर होने वाली है चर्चा 11:30 बजे। तो अनिल जी आज सोचा थोड़ा गोल्ड पर फोकस किया जाए। ये जो लंबा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, $2000 के इर्द गिर्द इंटरनेशनल मार्केट्स में मूव आ रही है, 60,000 के ऊपर हमारे बाजार में टिका हुआ है, इसके क्या मायने हैं और गोल्ड पर कैसा एक्शन आपको दिख सकता है, ये होने वाली हमारी खास चर्चा। सोने पर यानी कि गोल्ड पर है विशेष चर्चा 11:30 बजे के आज के हमारे कमोडिटी शो में। क्यों रुक जाता है गोल्ड? क्यों रुक जाता है? बढ़ते बढ़ते एकदम ब्रेक लग जाता है, फिर वापस अटक जाता है। ऐसा लगता है कि तेजी करेगा लेकिन बढ़ नहीं पाता है। क्या आपके पास किसी के पास जवाब है? अगर है तो बताएं। कुणाल जी नहीं, राकेश जी देखते हैं गोल्ड के चार्ट, सुमित जी भी देखते हैं, और आप में से कोई देखता है तो बताइए, नहीं तो फिर हम 11:30 बजे का शो देख लेंगे अपने आप। अच्छा, ओ कुणाल जी हैं जी, कुणाल जी भी देखते हैं, क्या बात। अनिल जी देखिए, गोल्ड का चार्ट सबको देखना ही पड़ता है अनिल जी। तो अनिल जी आपकी गलतफहमी दूर कर दूं अनिल जी, गोल्ड का, करेंसी का, अनिल जी सारे चार्ट्स हम देखते हैं, लेकिन बोलने का मौका बंसल जी को देते हैं अनिल जी, तो बंसल जी बताएंगे। अच्छा जी, बंसल जी कष्ट करिए। नहीं अनिल जी, कष्ट नहीं अनिल जी, कष्ट तो सबको करना है। 11:30 बजे शो देखें और एकदम ठीक आंसर, मतलब कि एकदम तरीके से जो है ना, वेल प्लान्ड वे में। हाँ। और कहने को तो कि अनिल जी कोई भी चीज वर्टिकली ऊपर नहीं जाती है, ऊपर नीचे होके चलती है। अगर ऐसा होता कि कोई भी चीज वर्टिकली ऊपर चल रही होती तो अदानी अंबानी भी अनिल जी इंडस्ट्री नहीं चला रहे होते, इसी अखाड़े में बैठे होते। तो नथिंग गोज वर्टिकली अप, प्राइसेस मूव अप्स एंड डाउन। ये तो अनिल जी ऑन अ लाइटर नोट है, सीरियस चीज तो 11:30 बजे पता चलेगी। तो सब देखें इसको। और कुणाल जी मैं आपको चेक भी करूंगा, आप मतलब कि ऑफिस में रहिएगा, आपके स्टाफ से पूछूंगा फोन करके आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और मेरे सवाल को टेबल टेनिस की बॉल की तरह दोनों तरफ जवाब किसी ने नहीं दिया। जवाब दोनों ने दिया। मेरे सवाल को टेबल टेनिस की बॉल की तरह जैसे टक 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 टक। चलिए मैं खुद भी 11:30 देख लूंगा। आइए, तो ये है हमारी विशेष पेशकश, क्यों रुक जाता है गोल्ड, ये देखना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते आगे, पोजिशन पिक का वक्त है। मेहुल कोठारी साहब से जान लेते हैं क्या है उन्हें पसंद JSW इंफ्रा के बाद। मेहुल जी बताइए। अनिल जी पोजिशनल पिक जो है हमारी आज की वो है SML Isuzu, 1640 1650 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1425 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, टारगेट भी उतना ही बड़ा है। 2090 का टारगेट रहेगा, 1425 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिसेंटली हम सभी ने ऑटो स्टॉक्स में देखा कि काफी अच्छा ट्रैक्शन था, इंक्लूडिंग 4 व्हीलर्स, मारुति, M&M की बात करें तो SML Isuzu में भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है रिसेंटली, 2 या 3 दिन पहले ही आया है।
इसमें 2015 का जो हाई था वो निकाला है, तकरीबन 1600 के आसपास का हाई था, तो 7 या 8 साल के कंसोलिडेशन के बाद वो हाई निकाला है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आने वाले कुछ मंथ्स में अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। 2090 के टारगेट से एसएमएल इसूजू में बाइंग की सलाह। 2090 का होगा टारगेट एसएमएल इसूजू, इस पर करनी है आपको खरीदारी। मेहुल जी की तरफ से उनकी पिक। सेठी साहब से भी जान ली जाए उनकी पोजिशनल कॉल। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, आज का जो मेरा पोजिशनल स्टॉक है, स्टॉक का नाम है CDSL, जो अभी 1850 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी डीमैट सर्विसेज, डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स, जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भारत में बढ़ रहे हैं, जो अब 14 करोड़ हो गए और हर महीने के 40 लाख डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट CDSL को होना है। प्लस आज भी 14 करोड़ डीमैट अकाउंट, मतलब हार्डली 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैव दैट डीमैट अकाउंट्स। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, ये भी आने वाले सालों में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करेगा। फिर सरकार ने हाल ही में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए भी एक डेडलाइन तय करी है फॉर देयर शेयर्स टू बी डीमैटेरियलाइज्ड, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट CDSL को होना चाहिए। और बाकी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे इक्विटीज है, बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, फिर इवन लैंड डॉक्यूमेंट्स को भी डीमैट करने की बातें हो रही है या होना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है इन सब का बड़ा बेनिफिट CDSL को होगा। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, स्टॉक अपने हाइट से भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 1950 का, स्टॉप लॉस रखना है 1800 रुपए का। 1950 के पोजिशनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। CDSL एक ओल्ड फेवरेट है जो वापस आपके रेडार पर आ रहा है और अच्छी स्पाइक भी आ रही है इस काउंटर में। सेठी साहब की बात करते करते स्टॉक में एक मूव भी बन रहा है। ग्लेनमार्क, इस पर एक अच्छा मूव बना हुआ है, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी में भी दिख रहा है ये स्टॉक। क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं एक बार। नुपुर है हमारे साथ तैयार ग्लेनमार्क पर बात करने के लिए। नुपुर बताइए। बिल्कुल, लगातार नतीजों के बाद एक्शन देखने को मिला। मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड की तरफ ही दिखा है। पिछले 5 दिन में देखें तो 7% ऊपर आपको दिखेगा ये स्टॉक, और 52 हफ्तों की ऊंचाई से सिर्फ 4% नीचे है ये स्टॉक। और पिछले 1 साल में 100% से ज़्यादा भी रिटर्न दिया है स्टॉक में। अब क्या हुआ है, Q3 के नतीजे आए थे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने काफ़ी कुछ जो है गाइडेंस दी थी FY 25 को लेकर, जिसके बाद आज HSBC का भरोसा बढ़ते हुए दिखा है स्टॉक पे। HSBC ने अपनी रेटिंग को किया है अपग्रेड, पहले होल्ड की रेटिंग दिया करते थे, अब खरीदारी की है उनकी राय, और जो टारगेट है वो भी उन्होंने बढ़ा दिया, 960 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए का लक्ष्य दिया है, जो मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो 25% का अपसाइड यहाँ पे निकल के आता है। HSBC ने क्लियरली कहा है कि कंपनी ने जो रीस्ट्रक्चरिंग के स्टेप्स लिए उसके बाद मार्जिन काफ़ी हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे, और मार्जिन अगर यहाँ से सुधरे तो स्टॉक के लिए बड़ी री रेटिंग का काम करते हुए दिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंडिया के कारोबार की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, उसकी वजह से Q3 में एक वन टाइम एडजस्टमेंट था, तो रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन मैनेजमेंट ने जो मार्जिन की सुधार की बात की है उसके बाद एस्टिमेट्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आए, और इंडिया सेल्स को लेकर मैनेजमेंट और HSBC दोनों ही कॉन्फिडेंट है। कंपनी का एक प्लांट है मोरे प्लांट, उससे सप्लाई शुरू होने के बाद मार्जिन्स और भी सुधरते हुए दिखेंगे। तो मार्जिन्स में सुधार की वजह से री रेटिंग का एक कैंडिडेट HSBC को ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ से नजर आता है। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क, यहाँ पर रखनी है आपको नजर, इस पर रखेंगे आप नजर। आइए 10 की कमाई ली जाए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। देखिए दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने अभी कुछ ही दिन पहले खरीदारी की राय दी थी क्रिसिल पर, और उसमें पलक झपकते ही बड़ी तेजी बनी, जबरदस्त तेजी हमारी खरीदारी की राय देने के बाद 10 की कमाई में देखने को मिली। और अब उसी स्पेस से मैंने और राकेश जी ने फिर एक बार चुना है इकरा को। इस पर हमारी खरीदारी की राय है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। इकरा के चार्ट में भी एक अच्छी तब्दीली होते हुए दिख रही है। स्टॉक में एक बड़ा शानदार कंसोलिडेशन हुआ जो कि कुछ महीनों चला, और उसके बाद अब चार्ट पर ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है इकरा पर। गिरावट में धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करके चलें, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड करें, तो हमें लगता है इसमें भी आपको एक अच्छी री रेटिंग देखने को मिलेगी। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, री रेटिंग का प्रबल दावेदार है। नीचे में 5500 से 5700, 5500 से लेकर 5700 के जोन में मिलता है, तो अच्छे स्तर हैं, उन स्तरों पर खरीदें इसको। 7000 रुपए के हमारे लक्ष्य हैं। 700 के टारगेट के लिए इकरा है हमारा 10 की कमाई का स्टॉक पिक। 7000 का टारगेट खरीदारी करें। अभी बात करते करते 6000 का लेवल स्टॉक ने टच किया है, अब 7000 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको खरीदारी। अच्छा एक्शन
ये स्टॉक भी दिखा सकता है। रेटिंग एजेंसी स्टॉक्स एक्शन में भी हैं। क्रिसिल पे भी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले अच्छी मूव आ रही थी। इकरा भी आपको मोमेंटम दिखा रहा है। बताइए बाजार का जो मोमेंटम है वहां पर क्या कुछ मौके बन रहे हैं, यहां से बाजार किस तरह का आपको एक्शन दिखा सकता है, बात करते हैं गुरमीत चड्ढा साहब से। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के CIO और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। बधाई आपको भी, नया हाई बनाए। कल ही हमने नया हाई बनते हुए देखा है, आज भी बाजार स्टेबल है और यहाँ से अगर थोड़ा मूव आए तो लग रहा है शायद लगातार दूसरे दिन भी नया हाई बनेगा। जरा बताएं सर, वैसे तो जनवरी ऑनवर्ड्स मूव अच्छा ही रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो उसके बाद वापस मार्केट मोमेंटम में आ रहे हैं। इस समय बाजार किन ट्रिगर्स को आगे देख रहा है, कहाँ पर बाजार में इस समय एक्शन बन रहा है? थैंक यू। दो तीन चीजें हैं। ये जो नया हाई बना है वो थोड़ा सा इसलिए भी खास है क्योंकि ये यूएस का 10 ईयर जंप हुआ है 380 से 430 के लेवल पे। FIS का हमने लगभग $5 बिलियन का कैश में सेलिंग देखा है। और जो अर्निंग सीजन भी गया है उसमें अगर आप अपग्रेड डाउनग्रेड रेशियो देखें तो 0.6 है। एक मोतीलाल का रिपोर्ट आया था 2 दिन पहले जो कि अभी तक का सबसे कम है। और पिछले क्वार्टर से अर्निंग वीक रही है और जो ज्यादातर अर्निंग आई है वो रियलाइजेशन से आई है, टॉप लाइन ग्रोथ से उतनी नहीं आई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बाजार में एक रिलेटिव बहुत इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। 3-4 ट्रिगर है दीपांशु जी मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि जो बाजार अगर फेड रेट कट नहीं करता है बहुत समय तक और 10 ईयर यील्ड अगर यूएस की थोड़ी और ऊपर जाती है तो ये नियर टर्म प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो एकदम शॉर्ट टर्म में ये ट्रैक करना जरूरी है क्योंकि अगर आप फेड फ्यूचर्स देखें तो अब वो 35-36% चांस बोल रहे हैं रेट कट का मई में। पहले मार्च की बात हो रही थी, तो ये थोड़ा सा एक पुशबैक हो रहा है। आरबीआई भी थोड़ा सा मुझे हॉकिश लगा जो अभी पिछली एमपीसी की मीट थी। बाजार थोड़ा सा लिक्विडिटी ईजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। सीआरआर कट भी कुछ पोर्शंस में लोग कह रहे थे कि कभी आएगा, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हमें देखना पड़ेगा क्योंकि रेट सेंसिटिव जो बैंक फाइनेंशियल्स हैं वो लैगर्ड रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखें पिछले हाई में जो 2021 में बना था 41-42 हजार बैंक निफ्टी था, अभी 46 हजार है, जबकि अर्निंग डबल हुआ है। अगर आप ईपीएस देखें बैंक निफ्टी का तो 1500 से 3000 हुआ है। तो ये क्लासिक पी कॉन्ट्रैक्शन है। तो फाइनेंशियल्स को थोड़ा पार्टिसिपेट करना है, स्पेशली जो बड़े बैंक्स हैं, HDFC है, कोटक है और कुछ हद तक मे बी आईसीआईसीआई। तो बड़े बैंक्स पर फोकस करना है। और सर आपने अच्छी बात बोली क्योंकि मैं बैंक्स पर आपसे बात करने ही वाला था और HDFC बैंक की आपने बात भी करी। काफ़ी कंसर्न्स रहे हैं रिसेंटली मर्जर के बाद बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर। कल गोल्डमैन सैक्स के HDFC ग्रुप डे पर काफ़ी कुछ कमेंट्स भी आए, कहा कि लोन ग्रोथ की हमें इतनी फिक्र नहीं है बट प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग्स ये हमारा फोकस रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्फिडेंस है कि सब अच्छा मेंटेन रहेगा। आपका क्या व्यू बना इन कमेंट्स के बाद सर? उन्होंने 3 जो बाजार के कंसर्न थे वो एड्रेस किए। पहले LDR था जिसे लोन डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। उन्होंने बोला हम उसको 85-90 तक लाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि प्री मर्जर के पहले था। बाजार को एक थोड़ा कंसर्न हो रहा था। दूसरा उन्होंने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की भी बात करी जो शार्पली गिरा था Q3 में 120-121% से 110 आ गया था। तो उन्होंने बोला कि कैसे वो ग्रैनुलर डिपॉजिट्स बढ़ाएंगे। उनका फोकस अब ग्रैनुलर डिपॉजिट्स पे है, बल्क हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स पे नहीं रहेगा। HDFC ने पिछले साल 1400 ब्रांचेस लॉन्च करी थी। अगर आप एवरेज देखें पिछले 2-3 साल का तो लगभग 1100-1200 ब्रांच पर साल का रन रेट है। तो ये ब्रांच को थोड़ा ब्रेक इवन होने में समय लगता है। मैं खुद बैंकर रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है थोड़ा प्ले आउट होगा। तीसरा मुझे लगता है जो मैं थोड़ा शायद और चाहता था उनसे थोड़ा ग्रोथ गाइडेंस और अच्छा दे सकते थे। उन्होंने ये जरूर बोला कि हमारा EPS ग्रोथ और लोन ग्रोथ हम बैलेंस मेंटेन करेंगे, हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे ध्यान देंगे। बट मुझे लगता है थोड़ा सा जो एक कंसर्न है कि वो सेम ग्रोथ अगर आपको दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिलती है और सेम वैल्यूएशन में मिलती है तो वो वैल्यूएशन प्रीमियम जरूर कम हुआ है। इनफैक्ट ICICI ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है HDFC से, मैंने नहीं देखा है, शायद पहली बार हुआ है पिछले 15-20 सालों में। तो मुझे लगता है थोड़ा ग्रोथ बाजार और देखना जाएगा। लिक्विडिटी कंसर्न्स एड्रेस करी है, मार्जिन कंसर्न्स थोड़ा सा एड्रेस करा है। थोड़ा सा अगर ग्रोथ पे और देखने को मिलेगा जो कि मुझे लगता है एक्चुअल नतीजों में देखने का, तो बाजार थोड़ा सा और पसंद करेगा। तो थोड़ा ग्रोथ पर व्यू और अगर अच्छा आ जाए तो बाजार को पसंद आएगा। सर लार्ज कैप्स में कोटक बैंक यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। KVS मनियन साहब की बात चल रही थी शायद फेडरल बैंक जा सकते हैं, वो कल उनको रीडेजिग्नेशन हो गया। शांति कमरम का कल रीडेजिग्नेशन हो गया, नए CFO भी आ रहे हैं। यहाँ पर क्या व्यू बनाना है क्योंकि इस बैंक ने भी पिछले 1-1.5 साल में कुछ नहीं किया है। बिल्कुल, लगभग 3 साल से 1600, 1700, 1800 की रेंज में
शेयर रहा है। कोटक में थोड़ा ग्रोथ ज्यादा, बैलेंस शीट छोटी है, एचडीएफसी की बैलेंस शीट 25 लाख करोड़ है, कोटक की लगभग 4, मच स्मॉलर है, 1/6 साइज की है, और नए सीईओ ने चार्ज लिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ग्रोथ लाना रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा आसान होगा। कोटक ने कॉन्शियसली कोविड पीरियड में और उसके अगले साल तक बैलेंस शीट को थोड़ा सा उन्होंने कंसोलिडेट किया, और अगर आपको 5 या 6 का प्राइस बुक मिलता है और अगर आप ग्रोथ कम करते हैं तो थोड़ा सा डी रेटिंग होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा प्राइस बुक मल्टीपल में। वो एचडीएफसी में भी हुआ, कुछ हद तक कोटक में भी हुआ, वो आपने बजाज फाइनेंस में भी देखा है थोड़ा सा। तो बाजार को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेम ग्रोथ अगर लोअर वैल्यूएशन मैट्रिक्स में मिलेगी और सेम एसेट क्वालिटी में मिलेगी, तो बाजार डाइवर्सिफाई करता है। तो मैं एचडीएफसी को लेकर थोड़ा ज्यादा और कोटक दोनों को लेकर कंस्ट्रक्टिव हूँ, बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक पीएसयू बैंक्स में भी जो री रेटिंग है वो जारी रहेगी। तो वापस आएंगे एचडीएफसी कोटक, बट कुछ हद तक मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स भी अच्छा करेंगे। तो ये जो एसबीआई रिकॉर्ड रन चल रहा है ये जारी रहेगा सर? सॉरी मैं मिस कर गया। जो एसबीआई में इतनी बड़ी तेजी आ रही है और फिर ऑफ कोर्स बाकी पीएसयू बैंक्स भी कर रहे हैं, वो मेंटेन रहेगा क्या? इन लेवल्स पर भी अट्रैक्टिव है? थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, मुझे लगता है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, उस ऑर्डर में मैं ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। एसबीआई में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पीछे, अभी भी 1.2 1.3 कोर बुक पे है, 14-15% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। उसके अलावा जो एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स है वो काफी शानदार रही है, सब्सिडीज अच्छा कर रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी आपको लेस देन बुक वैल्यू और 0.6 या 7 अर्निंग मल्टीपल पे मिलता है, और इस रेंज में 250-300 की रेंज में कुछ हद तक कंसोलिडेट किया है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्गर पीएसयू बैंक्स में हमें और मूवमेंट मेरे हिसाब से देखने को मिलनी चाहिए, जैसे जैसे अर्निंग ग्रोथ आता है, और ट्रेजरी गेन्स बहुत बड़े आएंगे जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी, वो सपोर्ट करेगा नियर टर्म निम प्रेशर पे। बाकी पीएसयूज पर क्या व्यू बनता है सर? क्योंकि अभी जो रीसेंट करेक्शन आया था जनवरी से अब तक के बीच में, स्पेशली पीएसयूज में 3-4 दिन तो ऐसे थे जहां लगा कि बहुत ही ज्यादा हेवी सेलिंग हो रही है, 4-4 5-5% इंडेक्स गिर रहे थे। उसके बाद अब पीएसयूज पर वापस क्या व्यू बनता है सर? तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ पीएसयू जो इसलिए ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सारे पीएसयूज अच्छा कर रहे हैं, वहां से बच के रहना है। आप देखिए इंजीनियर्स इंडिया भी ऊपर जा रहा था, हुडको भी ऊपर जा रहा था, काफी सारे पीएसयूज ऊपर जा रहे थे जहाँ पे फंडामेंटल चेंज नहीं है। कुछ पीएसयूज में स्ट्रक्चरल चेंज आया है, कैपिटल एलोकेशन का चेंज है, मैनेजमेंट का चेंज है, मार्केट चेंज हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एचएएल लेते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो जो बजट है, जैसे एयर डिफेंस की मैं बात करूं तो करीबन 40% का जंप है। FY25 का अगर आप डिफेंस टारगेट देखें तो $25 बिलियन है, जो कि लगभग 1.7-1.8 लाख करोड़ होता है। ये काफी बड़ा जंप है। और अगर आप एचएएल का 5 साल का ऑर्डर बुक पाइपलाइन देखेंगे तो 2 ट्रिलियन के आसपास है, 2 लाख करोड़ के आसपास है। और नए एडवांस सिस्टम डेवलप किए हैं, चाहे वो एमसीए हो, एएमसी हो, चाहे तेजस वाला प्लेटफॉर्म हो, और जो है हमें फ्लीट को भी जो ऑब्सोलीट हो रहा है उसको भी मॉडर्नाइज करना है। सिमिलरली अगर आप देखें फेंसिंग गवर्नमेंट का देखेंगे तो हो रहा है काफी बॉर्डर्स में, उसमें तो जो भी कंपनीज फेंसिंग में इन्वॉल्व है, जैसे एनबीसीसी इन्वॉल्व है, सर्वेलेंस में जैसे जेन टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, हालांकि पीएसयू नहीं है वो। तो आपको वैल्यू चेन बनाना पड़ेगा, जैसे आप एम्यूनिशन का वैल्यू चेन बनाएंगे, एक आप एयर डिफेंस का बनाएंगे, एक आप मरीन का बनाएंगे, सबमरीन सिस्टम्स का। वहां पे मुझे लगता है कि काफी बड़ा प्ले है, बजट ज्यादा है। सरकार ने करीबन 500 नए आइटम्स बोला है लोकली बनाने को, 5 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट करने की बात कर रहे हैं अगले 4-5 साल में। तो यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, बजट बढ़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन है, तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा। दूसरा एनर्जी पे भी मुझे लगता है काफी बड़ा फोकस है, चाहे वो गैस वैल्यू चेन है, चाहे वो एनर्जी वैल्यू चेन है, जैसे उसमें पावर ग्रिड है और एनटीपीसी है। तो थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो मैं एनर्जी और डिफेंस पीएसयूज को लेकर थोड़ा ज्यादा गंगा हूँ vis-a-vis पीएसयू लेंडर्स पे या पीएसयू फाइनेंसिंग। बढ़िया है सर। डिफेंस पीएसयूज की बात कर दी, एनर्जी की बात कर दी, बैंक्स की बात कर दी, और इस समय बाजार पर आपको कहां पर नजर है? क्या कुछ और पसंद आ रहा है जहां पर फ्रेश डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है? तो एक स्पेस हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो टेक्सटाइल्स है। इंडिया का शेयर अगर आप देखेंगे, अगर अपैरल एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो सिर्फ 3% है। मुझे लगता है इसके काफी बढ़ने के चांसेस है। कंपनी पहले हमने निवेश किया था, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, उन्होंने अब एक और कंपनी एक्वायर करी, मैट्रिक्स, जो लगभग 12 मिलियन पीसेस बनाती है, वो निटवेयर में है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है, और यूरोप में 55% एक्सपोर्ट करती है, तो जो यूएस डिपेंडेंसी है उसको कम करेगी गोकुलदास की। उन्होंने पीछे कंपनी ली थी अट्रैक्को, जहां से वो और लेबल्स ऐड करेंगे। रियलाइजेशंस बढ़ रहा है,
पिछले क्वार्टर उन्होंने लगभग 7.2 मिलियन पीसेस किए। हमें लगता है कि पोटेंशियल है 9-10 मिलियन पीसेस पर क्वार्टर होने का। इन्वेंट्री लेवल नॉर्मलाइज हो रहा है। टेक्सटाइल्स हमें अच्छा लगता है, हमें केपीआर मिल्स भी अच्छा लगता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है टेक्सटाइल्स में। कुछ ऑटो एंसिलरीज में हमें लगता है काफी जो पुश है मैन्युफैक्चरिंग का, पीएलआई का प्ले होता हुआ दिख रहा है। तो उसमें हमें संधार है, उनो मिंडा है, सोना बीएलडब्ल्यू है, ये पसंद है। और एक तीसरी स्पेस जो एकदम फॉरगॉटन है मुझे लगता है और काफी बीटन डाउन है, वो केमिकल स्पेस है और एपीआई स्पेस है। मिक्स कर रहा हूँ दोनों को अभी, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ अच्छी कंपनीज अराइव आ सकती है। काफी वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 1-1.5 साल में आफ्टर 2021 जब हमने स्टेलर रैली देखी थी। आप देखिए जैसे सुदर्शन केमिकल है, ऑलरेडी काफी अप हो गया है, वो कलर पिगमेंट में है, ऑलमोस्ट 90% पोर्टफोलियो पिगमेंटेशन में है। आरती में हमने देखा है अब केपेक्स पूरा हो गया, अगले 2-3 साल का गाइडलाइन है। कुछ पीएलआई की भी उम्मीद है, कुछ क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो हटानी है। तो ये एक स्पेस है जो हम अट्रैक्ट देख रहे हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाजार में अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत, बस आपको अपना स्टॉक और सेक्टर सिलेक्ट करके करना है। हर कंपनी में ना डालें पैसे, हर सेक्टर में ना डालें, स्टॉक सिलेक्ट करें, वहां पर अच्छा एक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी बात करने के लिए और डिटेल्स में अपनी इस समय की बाजार का व्यू और थिंकिंग समझाने के लिए। ये थे गुरमीत चड्ढा साहब, कंप्लीट सर्कल वेल्थ मैनेजमेंट के सीआईओ और मैनेजिंग पार्टनर। इस बीच बैंक्स जबरदस्त मोमेंटम है और ऊपर से बैंक और तेजी से बैंक्स ऊपर आपको आते हुए दिख रहे हैं और लार्ज कैप लेड मूव है। जी अभी हम गुरमीत जी से भी बात कर रहे थे, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक तीनों ही अच्छे मोमेंटम है और कोटक बैंक यहाँ पर भी अच्छा मूव आ रहा है। सारे बैंक्स जो प्राइवेट बड़े बैंक्स हैं वो अच्छी मूव दिखा रहे हैं इस समय। और दीप ये आज का मूव एक सबसे इम्पोर्टेंस आज के मूव की है कि 46,892 बजट के ठीक दूसरे दिन आपने बैंक निफ्टी पर ये हाई बनाया था। 46,900 राउंड फिगर में आप मान लें, एक्चुअली जहां भी आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं वही लेवल है। एग्जैक्टली आपने इस महीने का हाई चुना। इस महीने का हाईएस्ट क्लोजिंग कल आपको मिल गया था 46,535 का, और आज इस महीने का आपको हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी पर देखने को मिला। ये लेवल है आपके लिए 46,968 का। तो कुल मिलाकर नए हाइस, महीने के नए हाइस पर बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। और पूरा सपोर्ट आज जो आया प्राइवेट सेक्टर बैंक से, और जो दो खास तौर से कोटक और एचडीएफसी बैंक ने जो सपोर्ट दिया है। और आज सुबह से हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। अब फॉलो बाइंग आती है नीचे, और सबसे बड़ी बात ये कि निफ्टी को गिरने से बचाया है आप सही वक्त पर, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज 22,050 का भी लो निफ्टी भी, जहाँ पर हमारी खरीदारी करने की राय थी कि 22,000-22,050 की रेंज में, और प्रिफरेबली 22,025-50 में एक एंट्री मार लीजिए, वहाँ से 75 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी भी दिख रहा है। तो निफ्टी भी बढ़िया एक्शन में आता हुआ। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 46,375 के लेवल के आसपास से रिकवर होकर अब आता है और 46,900 के आसपास है। अब मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी पर कुछ लेवल आपको जो देना चाहता हूँ, 46,900, 47,100 हल्की फुल्की ये जगह ऐसी है जो कंजेशन वाली है। तो अगर अब उसके पार निकलेंगे तो फ्रेश खरीदारी होगी, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बने रहें। जिस तरह की तेजी हुई है, शॉर्ट कवरिंग है, थोड़ा और स्कोप बन सकता है बैंक निफ्टी में। ये 47,200-300 तक जाने की कोशिश करें। 47,200 फाइनल टारगेट बनेगा। एक मिनट बता दूं कितना है, 47,200 इसका फाइनल टारगेट। लेकिन 46,900 से 47,200 की रेंज में ये रुक कर अटक कर चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और नीचे में वापस आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर 46,550 से लेकर 46,700 की रेंज में एंट्री कर सकते हैं। ये राय आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आइए, बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 46,900 के पार निकलकर 47,000 के करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ 300 पॉइंट ऊपर दिखेगा आपको। और बैंक निफ्टी भी अपने पूरे नुकसान की भरपाई करके इस वक्त लगभग 10 अंक नीचे सेंसेक्स हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में है और मिड कैप इंडेक्स हल्के लाल निशान में। ये आपके लिए इस वक्त का कारोबार नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद जेफरीज, जो कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी एफआई ब्रोकरेजेस है उनमें इनका नाम बड़ा भरोसे से लिया जाता है, क्योंकि इनकी रिसर्च की बड़ी वैल्यू है। इनकी एक रिपोर्ट आई है और इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किन किन कंपनियों पर जेफरीज का भरोसा बड़ा है, नतीजों के बाद उनका क्या व्यू बन रहा है। आइए ये सारी डिटेल्स लेते हैं। नूपुर हमारे साथ तैयार है जेफरीज की रिपोर्ट को पढ़कर समझ कर आइए। नूपुर बताइए।
बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। जेफरीज का कहना है कि Q3 अच्छी रही थी, जिसकी वजह से Q2 में जो डाउनग्रेड्स हुए थे वो इस बार अपग्रेड्स देखने को मिले हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। पिछली बार देखें तो तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ अपग्रेड्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू डाउनग्रेड्स। कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे सरप्राइजिंगली पॉजिटिव नतीजे आए हैं, जैसे कि इंफ्रा, पावर, ऑटो, एनर्जी, फार्मा और सीमेंट। यहाँ पे इन सेक्टर्स की कंपनीज को जेफरीज ने अपग्रेड किया है। और बाकी दूसरी तरफ अगर आप देखें इंडस्ट्रियल्स, केमिकल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इनके काउंटर्स में बड़े डाउनग्रेड्स आते हुए नजर आए। इन कंपनीज के 25% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी। इंफ्रा, पावर, फार्मा और सीमेंट, इन कंपनीज में 25% से ज़्यादा आपको ग्रोथ नजर आएगी। एनर्जी और मेटल कंपनीज के भी मुनाफे में हमने देखा कि 60 से 70% से ज़्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी। एनालिस्ट ने, जेफरीज के जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने 162 कंपनीज जो है उस पर पूरा व्यू बनाया, जिसमें से 49% कंपनीज के अर्निंग एस्टिमेट्स को बढ़ा दिया है। पिछली बार यही आंकड़ा था जहाँ पे डाउनग्रेड 50% को किया गया था। इस बार जो सितंबर की तिमाही आई थी उसमें हमने देखा था कि जो डाउनग्रेड्स है वो ज़्यादा आते हुए दिखे। जो मिड कैप इंडेक्स की भी बात करें तो 2024 के अर्निंग एस्टिमेट को उन्होंने करीबन 1% से बढ़ाते हुए नजर आया। Q3 के नतीजों के बाद 49 अपग्रेड्स है, डाउनग्रेड्स में से 42 कंपनीज आपको दिखेगी 49%। और Q2 की बात करें तो यहाँ पे ये अलग था, जहाँ पे 40% कंपनीज को अपग्रेड किया था और उसके सामने 50% कंपनीज को यहाँ पे डाउनग्रेड करते हुए नजर आए थे। तो एक तिमाही ऐसी निकली थी Q2 की जहाँ पे डाउनग्रेड ज़्यादा थे, लेकिन फिर से अपग्रेड की कैटेगरी में आपको ज़्यादा कंपनीज दिखेगी, क्योंकि Q3 के नतीजे जेफरीज के हिसाब से काफ़ी बेटर थे। और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे कि फार्मा और सीमेंट जहाँ पे सरप्राइजिंगली पॉजिटिव नतीजे आए हैं। ओके, तो आगे के लिए क्या करें? आगे के लिए यही कह रहे हैं कि उन्होंने 1% से अर्निंग एस्टिमेट बढ़ाया है। मिड एंड स्मॉल कैप में भी 1% से EPS को अपग्रेड किया है। चलिए, बढ़िया है। अभी हम गुरमीत जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये क्वार्टर अच्छा था, थोड़ा आगे जाकर अगर उतार चढ़ाव आता है भी तो ठीक है, बट अदरवाइज जो ब्रॉडर आउटलुक है वो अर्निंग्स के बाद अच्छा ही निकल कर आ रहा है। जेफरीज की भी यही रिपोर्ट आपको आती हुई दिखी है। आइए, सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल है, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु भाई का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2210, 2212, 2210, 2212 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर ब्रेकआउट है। ग्रासिम यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। वैसे भी स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है और पूरा सेक्टर के अंदर भी मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, तो खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2170, 2175 के पास है, तो 2175 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2245 का पहला टारगेट होगा, 2260 का दूसरा टारगेट होगा। खरीदारी करें ग्रासिम। ग्रासिम अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी इस काउंटर की, और अच्छी ट्रेड के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बिगुल वागले साहब के लिए भी वागले कमांडर। जय बताएं। वागले साहब माफ कीजिए, वागले साहब बताएं। जय कतार में है। जय कतार में। वागले साहब बताएं। दीपांशु, मेरी एज और जय की एज में बहुत फर्क है, आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है? इससे आपकी गलतफहमी है। जय ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते। जय भी वो अपने आप को आपके बराबर ही अनुभवी मानते हैं। जी सर बताएं। और अनिल जी, मैं भी जय के बराबर ही अपने आप को जय की उम्र वाला ही मानता हूँ, और आप भी मानते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं मानता। मेरा तो कंपटीशन अगर किसी है तो मेरा खाली सुमित जी से। हाँ। जी वागले साहब बताएं। अच्छा, आपका सबसे पहला स्टॉक जो अनिल जी ने जिक्र किया था वो पावर ग्रिड था, और वो अच्छा खासा चला है। मुझे लगता है ये स्पेस में मोमेंटम है। मेरे रडार पर अभी NTPC आया है, 343 का करंट भाव है, 343, 10, 15 का। 3 रुपए का रिस्क लीजिए, 340 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है पहला टारगेट 350, दूसरा टारगेट 355, 360 का पोजिशनल है 2 से 3 दिनों का। 350 का टारगेट शायद आज भी आ सकता है। 3 रुपए का रिस्क, 7 से 8 का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है। पावर स्टॉक्स में वापस से एक्शन, PSU स्टॉक्स में वापस से एक्शन और खरीदारी करने की राय वागले साहब की।
देखो बैंक्स और पीएसयू घटे थे, वापस अब नई लीडरशिप में यही आते हुए दिख रहे हैं। बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, अपोलो टायर्स में बिकवाली की सलाह है, ये 521 रुपए ट्रेड कर रहा है अभी फ्यूचर्स, एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 532 पर। सो 532 के स्टॉप लॉस के साथ 11 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस अपोलो टायर्स फ्यूचर्स को बेचे। यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है 500 रुपए का फर्स्ट टारगेट रहेगा अनिल जी, 490 का सेकंड। सो 500 एंड 490 ये दो टारगेट्स के लिए बेचना है अपोलो टायर्स। मुझे यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से एक लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ है यहाँ पे, थोड़ा कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है। और ऑलरेडी हमें थोड़ा बहुत ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली देखने मिल रहा है। ऑटो एंसिलरी में गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या तो कंसोलिडेशन एनर्जी देखने मिल सकती है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय बिकवाली की। आज का पहला शॉर्ट कॉल है अपोलो टायर, 532 के स्टॉप लॉस के साथ बेचेगा। 500 और 490 दो लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपके लिए। एक और लक्ष्य ऐड कर लीजिए, 490 तक भी जा सकता है नीचे की तरफ। आइए अब है शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त। मेहुल जी बताएं सर, आज की आपकी शॉर्ट टर्म पिक। आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो है RVNL, 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 250 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट प्राइस रहेगा 295 का। हम सभी ने देखा कि रेलवे स्टॉक्स ने क्या कमाल किया 2023 ईयर में। सो अब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर से एक रैली की शुरुआत हो रही है। स्पेसिफिकली RVNL की बात करें तो एक रिट्रेसमेंट आया था इसमें काउंटर में अच्छा खासा, उसके बाद एक फिर से फ्रेश ब्रेकआउट आया है ऑन आवरली चार्ट्स। सो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। 295 का टारगेट है RVNL में। तो RVNL ये है वो स्टॉक 295 के लक्ष्य के लिए खरीदे। आइए सेठी साहब से जानते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक। क्राफ्टमैन CDSL, सेठी साहब सी लेटर पर बहुत फोकस है आज। सेठी साहब बताएं सर, तीसरा स्टॉक। अनिल जी ये सी लेटर पे नहीं है। हाँ अनिल जी ये स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स, जिसमें खरीदारी करनी है। 140 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 150 के, स्टॉप लॉस रखना है 135 का। आज पूरा होटल सेक्टर फोकस में है और ये विद इन द सेक्टर एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और मैंने कई बार इसको 80-85 के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। वहां से बहुत जबरदस्त अपसाइड इसमें पिछले 6-9 महीने में बने हैं। भारत की सबसे बड़ी मिड प्राइस सेगमेंट वाली होटल चेन है जो कि लेमन ट्री प्रीमियर इनके ब्रांड्स है, प्लस ओरिका नाम का इनका एक लग्जरी ब्रांड है। और मुंबई में भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इन्होंने एक बड़ा प्रॉपर्टी का शुरू करी है। फिर इनके उदयपुर और कुर्ग में भी ये ओरिका नाम का लग्जरी ब्रांड है इनका, और बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। 115 होटल का टारगेट है फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 90-95 टू 115 होटल्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, होटल सेक्टर अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा और खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 150, स्टॉप लॉस ऑफ 135। ओके, 135 के स्टॉप लॉस से 150 के लक्ष्य के लिए करे खरीदारी लेमन ट्री। और इस बीच रामकृष्णा फोर्जिंग के लिए एक अच्छी खबर आती दिख रही है। $22 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, यानी कि 1826 करोड़ रुपए का। और ये लाइट व्हीकल सेगमेंट में नॉर्थ अमेरिका से आया। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 जो वो ट्रक्स बनते हैं वहाँ पर सप्लाई करने का कारोबार कंपनी करती है। GN एक्सेल्स हुआ, भारत फोर्ज, रामकृष्णा फोर्जिंग, ये 3 कंपनियाँ खासतौर से वहाँ पर जो बिजनेस करती है वहाँ पर से बड़ा ऑर्डर मिलता दिखा है 1826 करोड़ का। 10 साल के लिए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और स्टॉक 4% की अच्छी मजबूती के साथ। सेठी साहब अगर गला ठीक हो तो आप इस पर राय देंगे? ये अनिल जी देखते, ये जो कंपनी है रामकृष्णा फोर्जिंग्स बहुत ही बेहतरीन दमदार कंपनी है और इसको भी बहुत निचले लेवल से कवर करता है। और इन्होंने टीटागढ़ रेल प्रोजेक्ट्स के साथ भी एक JV फॉर्म किया है, रेलवे सेक्टर में भी बहुत काम करती है। और क्लास 8 ट्रक्स के नए जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और अपसाइड दिखाएगा। फंडामेंटली एक मजबूत स्टॉक है, तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से भी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से भी होल्ड करें मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। राय आपके लिए रामकृष्ण फोर्जिंग पर आती हुई सिद्धि साहब की तरफ से। आइए, मूव भी अच्छी आ रही है, स्टॉक में अच्छा मूव है, अच्छा एक्शन आ गया। विदा लेने का वक्त है। हाँ सर, बहुत कष्ट दिया हमने आज बंसल जी को सवाल पूछ के। तो पहले तो बता दूं 25 पॉइंट नीचे निफ्टी है, 16 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है और 300 अंक करीब आपका बैंक निफ्टी पर है 46,800 के आसपास।
डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर 60 पॉइंट नीचे इस वक्त ट्रेड करते दिख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़े लाल निशान में, तो आज ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है और यही वजह कि बढ़ने वाले शेयर हैं थोड़े कम। BSE पर 2050 शेयर मजबूत है, नहीं अभी भी ज़्यादा है, और 1650 कमजोर है, यानी कि 400 शेयरों का गैप मेंटेन है अभी भी। NSE पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल बराबर ही टक्कर का मामला है, 1126 मजबूत, 1120 कमजोर, मतलब NSE पर मामला 1:1 एकदम बराबर का। लेकिन BSE पर अभी भी ब्रॉडर मार्केट में बढ़ने वाले शेयर थोड़े से ज़्यादा आपको नजर आएंगे। आइए, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर, मेहुल कोठारी साहब और सेठी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.